जब यूपीए चला गया तो पब्लिक सेक्टर बैंकों के बही खाते जब खोल के चेक किए गए तो उनकी हालत इतनी खराब पाई गई कि आरबीआई को 21 में से 11 मतलब 50% से अधिक पब्लिक सेक्टर बैंकों को प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में डालना पड़ा। तो 2013 में ऐसा क्या हुआ जो कि अचानक से प्रॉफिट्स धड़ाम से गिरने लग गई। पब्लिक सेक्टर बैंकों को 2,07,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। ये कुल घाटा है टोटल सब मिला करके। उस समय 2G घोटाला कहा जाता था 2 लाख करोड़ का, कोल घोटाला कहा जाता था 1,76,000 करोड़ का। तो ये तो सबका मतलब सबका बाप है। 2,07,000 करोड़ के नुकसान से टर्न अराउंड करके 1,70,000 करोड़ के प्रॉफिट में लाया गया है। हमारे देश में लोग वैसे भी बाहर की चीजों पे ज्यादा यकीन करते हैं, तो मैं आपको इकोनॉमिस्ट का भी आर्टिकल मैं बताना चाहूंगा। उसका आप हेडलाइन देख सकते हैं कि जो बैंक एक समय बहुत बुरी हालत में थे वो अब बहुत अच्छा कर रहे हैं। और इकोनॉमिस्ट मैगजीन के भारत के साथ कैसे रिश्ते हैं वो तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, हमारी थोड़ी सी भी गलती होगी तो वो चिल्लाएंगे। तो अगर वो हमें अच्छा कह रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी उपलब्धि है। साफ साफ बहुत ही सरल अंग्रेजी में साफ साफ रघुराम राजन ने कह दिया है कि ये बैड लोन्स किसने दिए, यूपीए ने दिए। और मोदी जी जो फोन बैंकिंग की बात कर रहे हैं वो भी दरअसल रघुराम राजन कह रहे हैं टू मेनी लोन्स वर गिवन टू वेल कनेक्टेड प्रोमोटर्स। की इस फोटो को आप फ्रेम कर दीजिए क्योंकि इस फोटो में सब बड़े बड़े लोग खड़े हैं सेव एसबीआई का बैनर लेकर के। तो सबसे पहले मैं बता दूं विगत फाइनेंशियल ईयर में एसबीआई को क्या नुकसान हुआ है? नहीं, एसबीआई का प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है 59%। आप बोलते हो सेव एसबीआई, किससे बचाए? 13 में पी चिदम्बरम कहते हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंक डूब जाता है तो उसमें सरकार क्या कर सकती है, आप बैंक से पूछिए। लेकिन वही 2020 में आप जाकर के उसी पी चिदम्बरम का स्टेटमेंट देखिए कि जब यस बैंक डूब गया, जो कि एक प्राइवेट बैंक है भाई, वो पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं है, तो फिर उसी चिदम्बरम ने कहा कि ये तो मोदी जी की वजह से डूब गया है। तो आप खुद सोचिए, अगर सरकारी बैंक डूबता है तो उसमें सरकार की कोई जवाबदेही नहीं, लेकिन अगर प्राइवेट बैंक डूब जाता है, मोदी जी उस समय प्रधानमंत्री, तो मोदी जी की गलती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अभिषेक बनर्जी के साथ और इस चर्चा का मुख्य विषय होगा कि किस तरह से भारत की जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, जिसको सरकारी बैंक आप कहते हैं, उनमें से आधे से अधिक बैंक बिल्कुल डूबने की स्थिति में थे। 2.5 लाख करोड़ से अधिक का नुकसान जो है उनको हो चुका था और कांग्रेस के कार्यकाल में उसको इस तरह से दिखाया जा रहा था कि सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है और इन्हें लगातार प्रॉफिट हो रहा है। उसके बाद एक जांच कमेटी बैठती है, लोग जानना चाहते हैं कि आखिर चल क्या रहा है और ये इस स्थिति में कैसे पहुँचे, उन सब पे चर्चा करेंगे। थोड़ी चर्चा हम इस पर भी करेंगे कि क्यों इतना सारा कांड करने के बाद भी चाहे जयराम रमेश हो, महुआ मोइत्रा हो या विपक्ष के जितने भी सांसद हैं और जो भी प्रोमिनेंट लीडर्स हैं, वो क्यों अटैक करते रहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो बेकार जा रही, जबकि हर सूचकांक पे आईआईपी डेटा आप देख लीजिए, इन्फ्लेशन का डेटा आप देख लीजिए, आप जो है जीडीपी की ग्रोथ रेट आप देख लीजिए, नॉर्मल जनजीवन लोगों का देख लीजिए, ये सब जो है अच्छे तरह से चल रहा है। लेकिन ये लोग दिखाते हैं इस तरह से कि नहीं नहीं नहीं, सब कुछ एकदम बर्बादी फैली हुई है और भारत की अर्थव्यवस्था जो डूब रही है, उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। अभिषेक जी, आपने हमें समय दिया, आप हमसे जुड़े और आज हम चर्चा करेंगे। आपको आमंत्रित करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज अपना समय देने के लिए। मेरा पहला प्रश्न जो मैंने एक और इंटरव्यू आपका देखा और आप लगातार ट्विटर पे भी लिखते रहते हैं अपने हैंडल के माध्यम से कि फाइनेंशियल सिचुएशन जो है कंट्री की कैसी थी और अभी कैसी हुई है। उसी में आपने 11 पब्लिक सेक्टर बैंक्स, मतलब लगभग 50% से मतलब अराउंड जो है पब्लिक सेक्टर बैंक जो भारत के हैं, उनकी स्थिति इतनी विकट हो गई थी कि शायद भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो बहुत डावाडोल स्थिति में आ जाती अगर उसको करेक्ट ना किया जाता। ये पूरा सिचुएशन था क्या, ये कैसे हमारे पास, मतलब इस तरह की स्थिति में हम पहुंचे कैसे, उसके बारे में थोड़ा बताइए। अजीत जी, बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके शो पे। तो आज जो मैं कहना चाहता हूं वो मोदी सरकार की एक्चुअली सबसे बड़ी अनटोल्ड स्टोरी है, सबसे बड़ी अनकही सफलता है, आप ऐसे कह सकते हैं। वो है कि पब्लिक सेक्टर बैंकों को कैसे बचाया गया। तो जैसा कि आपने सबसे पहले कहा कि 21 जो पब्लिक सेक्टर बैंक थे उनमें से 11 की हालत बहुत ही खराब थी। और जब मैंने इस विषय को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया तो मैंने एक नया टर्म सीखा,
और ये टेक्निकल टर्म है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। और ये नाम से ही आप समझ सकते हैं कि मतलब अभी के अभी कोई करेक्टिव एक्शन आप ले लीजिए। तो मान लीजिए आपका डॉक्टर आपसे कहे कि आपको प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लेने की जरूरत है, तो आप समझ सकते हैं कि आपकी सेहत बहुत खराब है और आपको घबराना ही चाहिए। सो जब यूपीए चला गया तो पब्लिक सेक्टर बैंकों के बही खाते जब खोल के चेक किए गए, तो उनकी हालत इतनी खराब पाई गई कि आरबीआई को 21 में से 11 मतलब 50% से अधिक पब्लिक सेक्टर बैंकों को प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में डालना पड़ा। और अगर ये चीज आपको समझनी है तो सबसे पहले मैं आपसे कहूंगा कि आपके व्यूअर्स जो है वो इस ग्राफ को देखें, कि इस ग्राफ की खूबी ये है कि इससे एक झलक में ही आदमी समझ जाए कि प्रॉब्लम क्या है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे देश के पब्लिक सेक्टर बैंकों के फायदे के बारे में बताया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं हर साल थोड़ा थोड़ा चढ़ रहा है, जैसे कि चढ़ना चाहिए। लेकिन अचानक से आप देखोगे कि 2013 में कुछ ऐसा होता है और अचानक से सब कुछ धड़ाम से गिरने लगता है। याद कीजिए, जो 14 की बात नहीं है, 2013 की बात है। तो 2013 में ऐसा क्या हुआ जो कि अचानक से प्रॉफिट्स धड़ाम से गिरने लग गई? अगर आप याद करोगे तो ये वो साल है जब मनमोहन सिंह रघुराम राजन को लेकर आए रिजर्व बैंक का गवर्नर बना के, और उनको काम दिया गया कि पब्लिक सेक्टर बैंकों के बही खाते खोलो और चेक करो और पता करो कि ये जो बता रहे हैं कि हमें फायदा हो रहा है, सच में फायदा हो रहा है या फिर बस अकाउंटिंग की ट्रिक खेली जा रही है। तो इसका नतीजा आप फौरन के फौरन देख सकते हैं। इस ग्राफ में एक सेकंड में आप देख सकते हैं कि जैसे ही बही खाते खुले 2013 में सारे प्रॉफिट धड़ाम होने लग गए और सब लॉस में जाना शुरू हो गया। तो नेक्स्ट डेटा पॉइंट जो आपको पता होनी चाहिए वो है कि तो फिर लॉस कितना हुआ, जब खाते खोले गए कितना लॉस। तो इसमें आप बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल आई वुड आप देख सकते हैं। 2015-16 के फाइनेंशियल ईयर से लेकर के 2019-20 के फाइनेंशियल ईयर तक बही खाते खोलकर चेक करने से पता चला कि दरअसल पब्लिक सेक्टर बैंकों को फायदा नहीं हुआ है। पब्लिक सेक्टर बैंकों को 2,07,000 का नुकसान हुआ है। ये कुल घाटा है, टोटल सब मिला करके। तो ये तो बहुत ही भयावह स्थिति है। ये जो अमाउंट आपने कोट किया वो थोड़ा और संदर्भ में बताइए कि ये कितना बड़ा अमाउंट है। जैसे गति शक्ति के लिए संभवतः 1 लाख करोड़ का ये किया गया, ये कितना बड़ा अमाउंट है? तो ये तो मतलब मैं एक आम आदमी हूँ, मिडिल क्लास आदमी हूँ, मेरे लिए 2 लाख करोड़ को समझा पाना आप समझ सकती है बहुत ही बड़ी बात है। मैं तो लाख के टर्म्स में सोचता हूँ, तो 2 लाख करोड़ के टर्म्स को मैं कैसे समझाऊं। बट हाँ, जैसे आपने कहा शायद गति शक्ति में 1 लाख करोड़ का, अगर उस जमाने में अभी तो शायद यंग लोगों को याद नहीं होगा, तो उस समय 2G घोटाला कहा जाता था 2 लाख करोड़ का। कोल घोटाला कहा जाता था 1,76,000 करोड़ का। तो ये तो सबका मतलब सबका बाप है, मतलब उससे भी आगे है। इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता। बट हाँ, 1 लाख करोड़ कितना होता है ये तो एक साधारण मिडिल क्लास आदमी के लिए समझा पाना बहुत ही मुश्किल है। हाँ, बट इसमें आप बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल देख सकते हैं कि 2,07,000 करोड़ का टोटल घाटा हुआ था। तो और अभी स्थिति क्या है, मैं इसको टर्न अराउंड क्यों कह रहा हूं, इसीलिए बिजनेस स्टैंडर्ड का हेडलाइन भी कह रहा है कि टर्न अराउंड ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। उसमें आप देख सकते हैं कि जो विगत फाइनेंशियल ईयर है अभी जो खत्म हुआ है, उसमें पब्लिक सेक्टर बैंकों को टोटल फायदा हुआ है 1,04,000 करोड़। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उससे भी पहला जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें आप ये चेक कर सकते हैं, उसमें फायदा हुआ है 66,300 समथिंग करोड़ का। तो पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर्स को आप मिला देंगे तो 1,70,000 करोड़ का करीब प्रॉफिट हो जाता है। तो 2,07,000 के नुकसान से, ये सबसे बड़ा डेटा पॉइंट आपको समझना है, 2,07,000 करोड़ के नुकसान से टर्न अराउंड करके 1,70,000 करोड़ के प्रॉफिट में लाया गया है। तो ये है पहला डेटा पॉइंट। और दूसरा डेटा पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए वो है जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन की बात हो रही थी। तो जब रघुराम राजन आए तो फॉर्मली वही खाते खोलकर तो सब कुछ धड़ाम ही मिला। तो फिर फॉर्मली उन्होंने एक प्रोसेस शुरू किया जिसका नाम रखा था एसेट क्वालिटी रिव्यू। मतलब आपके पास जो एसेट है उसकी क्वालिटी को चेक की जाएगी। बैंक जब कह रहा है कि मेरे पास ये संपत्ति है, ये बैलेंस शीट पे उसने चढ़ा दिया है, भाई जाके पता करो सच में है कि बस ऐसे ही लिख दिया है। वो मतलब कि भावनाओं को समझो उस टाइप से अकाउंटिंग चल रही है। तो जब ये किया गया तो पता चला कि कुछ भी है नहीं, सब नुकसान में ही चल रहा है। तो फिर उनको एक फ्रेमवर्क बनाना पड़ा जिसका नाम था प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। इसी की बात मैं पहले भी कर रहा था कि अभी के अभी एक्शन लो, पीसीए।
तो 21 में से 11 पब्लिक सेक्टर बैंकों को, और ये आप डीएनए की रिपोर्ट में देख सकते हैं कि 21 में से 11 पब्लिक सेक्टर बैंकों को इस फ्रेमवर्क में डालना पड़ा। आप जाकर के उनका नाम भी पढ़ सकते हैं डीएनए की लिस्ट में। मैं यहाँ से पढ़ देता हूँ। इलाहाबाद बैंक है, यूनाइटेड बैंक है, आईडीबीआई बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, सेंट्रल बैंक है, तो ऑफ इंडिया है, तो काफी बड़े बड़े बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, बैंक ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है, बहुत सारे बड़े बड़े नाम है इसमें शामिल। तो आप देख सकते हैं। अब आप खुद ही सोचिए, अगर ये 11 बैंक अगर डूब जाते तो आज हमारा क्या होता। मतलब बैंक नहीं है तो कोई अर्थव्यवस्था भी तो नहीं है ना। कोई भी अर्थव्यवस्था सिर्फ बैंकों पर ही खड़ी है। मेरा वही दूसरा प्रश्न यही था कि कई लोग समझते नहीं हैं कि बैंक में जो हम पैसा डालते हैं उस पर वो इंटरेस्ट कहाँ से प्रोवाइड करता है। तो लोगों को पता नहीं है कि बैंक्स उस पैसे को कहाँ कहाँ एलोकेट करते हैं, वो किधर फंड में लगाते हैं, क्या चीज़ें उसके साथ करते हैं। तो थोड़ा बैंकिंग सिस्टम के बारे में बताइए कि मैं जो पैसा लगा रहा हूँ या करोड़ों लोग जो पैसा रख रहे हैं अलग अलग बैंकों में, तो वो किस तरह से कार्य करता है और क्यों आप कह रहे हैं कि 11 बैंक अगर डूब जाता तो भारत की पूरी अर्थव्यवस्था जो है वो डूब सकती थी। तो देखिए, एक बेसिक चीज होती है कि आई डोंट नो, ये किसी बड़े अर्थशास्त्री ने ही कहा है कि देखिए, अगर मैंने आपसे 1,000 रुपए उधार लिए ना अजीत जी, तो मैं आपसे डरता रहूंगा कि कब आकर के अजीत मुझसे 1,000 रुपए मांगे। लेकिन अगर मैंने आपसे 10 करोड़ रुपए उधार लिए ना, तो मुझे आपसे डरने की जरूरत नहीं है, आपको मुझसे डरने की जरूरत है। क्योंकि अगर मैंने वो 10 करोड़ रुपए वापस नहीं किए तो आप डूब जाओ। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, जो कि हम छोटे मोटे लोगों के आम जिंदगी में ऐसा होता नहीं। कोई कर्ज लेता है तो वो हाथ फैला, वो डरता रहता है कि जिससे कर्ज लिया उससे भागता रहता है। लेकिन यहाँ उल्टा होता है। तो हम बैंकों में जो पैसा डालते हैं, बहुत ही ठीक है, ये बहुत ही एलिमेंट्री एक्सप्लेनेशन है। जो एक्चुअल है वो इससे काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो बैंक उस पैसे का एक हिस्सा रख लेती है, और फिर एक सर्टेन अमाउंट के, मतलब अगर मैंने 10,000 रुपए डाले बैंक में, तो उसके अगेंस्ट में बैंक 1 लाख रुपए लेंड कर सकता है। ये थोड़ा सा एक मजाक, आप इसको मजाक भी कह सकते हैं, चीटी भी कह सकते हैं, बट यही पूरे जो मॉडर्न फाइनेंशियल सिस्टम है, उसी की बेसिस है। हम जब छोटे होते हैं हमें लगता है कि अगर मैंने 10,000 रुपए बैंक में डाले तो बैंक उसके नाम पे 10,000 रुपए किसी को लोन दे सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं। दरअसल मैं 10,000 रुपए अगर डालता हूं तो बैंक उसके नाम पे 1 लाख रुपए तक का लोन दे सकता है। इसको कहा जाता है फ्रैक्शनल रिजर्व। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। बट पॉइंट ये है कि हम डालते हैं, फिर वो पैसा बैंक लेंड करती है, उससे भी आगे वो जाकर के कहीं और डालता है, तो उससे और, तो इस तरह से पैसा, नया पैसा क्रिएट होता है। ये थोड़ा सा फाइनेंशियल सिस्टम, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बट पॉइंट ये है कि अगर एक आदमी, तो ये चेन की तरह बन रहा है, राइट। मैंने आपको पैसा, आप बैंक में डाला, बैंक ने वो पैसा किसी और को उधार दिया, उसने वो पैसा कहीं और रखा, उसके अगेंस्ट में बैंक ने किसी और को उधार दिया, इस तरह चेन बन रहा है। अब अचानक से मान लीजिए इस चेन में एक लिंक फेल हो गया, जैसे कि मतलब रेल की गाड़ी में से एक बोगी डिरेल हो गई, तो फिर क्या होगा, वो चेन जो है ना, वो पूरा अपने आप पर कोलैप्स होकर के खत्म हो जाए। सो अगर बैंक फेल हो जाते हैं तो अर्थव्यवस्था बचेगी ही नहीं, सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ तबाह हो जाएगा। सो ये जो बैंकिंग जो सिस्टम है, इसको बचा के रखना किसी भी मॉडर्न अर्थव्यवस्था के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो एंड द अदर थिंग दैट आई वांटेड टू पॉइंट आउट, हमारे देश में लोग वैसे भी बाहर की चीजों पे ज्यादा यकीन करते हैं, तो मैं आपको इकोनॉमिस्ट का भी आर्टिकल मैं बताना चाहूंगा। उसका आप हेडलाइन देख सकते हैं। वो कहता है, ये अभी मई में 2-3 महीने पहले, 1 महीने पहले ये आर्टिकल छपा है। तो वो कहता है, इंडियाज वंस ट्रबल्ड बैंक्स आर जनरेटिंग ह्यूज प्रॉफिट्स। कि जो बैंक एक समय बहुत बुरी हालत में थे, वो अब बहुत अच्छा कर रहे हैं। और इकोनॉमिस्ट मैगजीन के भारत के साथ कैसे रिश्ते हैं वो तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, हमारी थोड़ी सी भी गलती होगी तो वो चिल्लाएंगे। तो अगर वो हमें अच्छा कह रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी उपलब्धि है। तो इसमें में एक सेंटेंस है जो कि मैं सबको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत ही क्लियर सेंटेंस है। और जो ग्राफ में बताया जा रहा था, वही बात ये शब्दों में कह रहा है इकोनॉमिस्ट। इकोनॉमिस्ट क्या कह रहा है? ड्यूरिंग, ध्यान से सुनिए, ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 2010s, मतलब 2010, 11, 12 में, Indian banks reported numbers that were strong but unbelievable। मतलब ये तो साफ साफ कह ही दिया कि 2010-11, यही बात वो ग्राफ दिखा रहा था ना, कि 2010-11 में प्रॉफिट तो दिख रहा है खाते में, लेकिन इकोनॉमिस्ट कह रहा है कि किसी को विश्वास नहीं हो रहा है, कि नहीं नहीं नहीं, वो कुछ कुछ तो गड़बड़ है, हम नहीं मानते। और वही चीज हुई, जब खाते खोले गए पता चला वो सब अकाउंटिंग ट्रिक चल रहा था। तो ये इकोनॉमिस्ट मैगजीन कह रहा है। तो अगर इकोनॉमिस्ट ये बात मान रहा है, तो आप समझ सकते हैं कितनी बुरी हालत थी। तो इसमें दो अलग चीजें हैं। मैं बस दो ये बताना चाहूंगा कि इसमें जो बैंकिंग सेक्टर के प्रॉब्लम है, इसमें तो दो प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम के दो पहलू होते हैं। सबसे पहले आप प्रॉब्लम को पता कीजिए, दूसरा है आप प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए।
तो प्रॉब्लम को पता करने का श्रेय जाता है रघुराम राजन को, और प्रॉब्लम को सॉल्व करने का श्रेय जाता है ऑफ कोर्स नरेंद्र मोदी को, और जो दो फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं इसमें मैं निर्मला सीतारमन को भी क्रेडिट मिलना चाहिए, और स्वर्गीय अरुण जेटली जी को भी काफी उनको भी श्रेय मिलना चाहिए। तो इन तीन लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन है प्रॉब्लम को सॉल्व करने। मेरा थोड़ा इसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट की तरफ जो है प्रश्न है कि कांग्रेस अभी तक चिल्लाती रहती है, भले हमारे जीडीपी नंबर्स बहुत स्ट्रांग है डिस्पाइट मतलब कोविड के बावजूद भी हमारा बाकी जितने भी सूचकांक होते हैं जिससे पता चले कि हमारी आर्थिक स्थिति मतलब आर्थिक स्वास्थ्य जो है राष्ट्र का वो जो है बढ़िया है, ये अभी तक चिल्लाते रहते हैं कि अर्थव्यवस्था को डुबा दिया। जब नीरव मोदी भाग गया था उसने भी लोन पीएनबी से संभवतः लिया था, और जो फोन बैंकिंग टर्म का प्रयोग मोदी जी बाद में करते थे, क्योंकि ये जो डूबा वो 15-16 के बाद तो मतलब गजब का एक आप ही के ग्राफ के हिसाब से एकदम स्टीप डिक्लाइन है। 13-14 में तो ऐसे दिखता है, फिर फ्लैट होता है, फिर सटाक से उसमें पता चल जाता है कि क्या हालत खराब थी। तो ये जो अभी तक ये लोग चिल्लाते रहते हैं कि तुमने बैंकों को डुबा दिया, तुमने अर्थव्यवस्था को डुबा दिया, इसको आप कैसे देखते हैं कि नंबर्स कुछ कह रहे हैं और पॉलिटिशियंस जो है वो अलग एक राग पकड़े हुए हैं? तो इसको समझने के लिए तो मैं सबसे पहले यही कहूंगा कि मेरी बात मानो ही मत। कोई कह देगा अभिषेक बैनर्जी वो तो भक्त है, मोदी सपोर्टर, वो तो कुछ भी बोल देगा, ठीक है मेरी बात मत मानो, आप रघुराम राजन की बात। इसलिए मैं कहता हूं आप इंडिया टुडे का बस ये स्क्रीनशॉट देख लीजिए। रघुराम राजन कह रहे हैं ये मोस्ट बैड लोन्स फ्रॉम यूपीए एरा। साफ साफ बहुत ही सरल अंग्रेजी में साफ साफ रघुराम राजन ने कह दिया है कि ये बैड लोन्स किसने दिए, यूपीए ने दिए। और मोदी जी जो फोन बैंकिंग की बात कर रहे हैं वो भी दरअसल रघुराम राजन कह रहे हैं। आप इंडिया टुडे का आर्टिकल पढ़िए, उसमें रघुराम राजन कह रहे हैं टू मेनी लोन्स वर गिवन टू वेल कनेक्टेड प्रोमोटर्स। तो साफ साफ कह दिया कि तो दो बातें कही रघुराम राजन ने, एक तो यूपीए के काल में बैड लोन्स दिए गए, और लोन किसको दिए गए, जो लोग वेल कनेक्टेड है। तो ये तो कोई बच्चा भी समझ जाए कि यही बात तो कह रहे थे मोदी जी कि यूपीए के काल में फोन बैंकिंग होता है। यूपीए के काल में फोन बैंकिंग होता है, वो कहते हैं कोई फोन कर देता है, कोई पावरफुल आदमी फोन कर देता है और उसको लोन मिल जाता है। और इसके बाद एक ऑलमोस्ट हास्यास्पद एक बयान मैं आपको दिखाना चाहूंगा पी चिदम्बरम का, 2022 के दिसंबर में है। उसमें चिदम्बरम कहते हैं कि देखो भाई, उस समय तो धीरे धीरे चारों तरफ आक्रोश बढ़ रहा था कि सारे बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंकों की इतनी हालत खराब होती है। तो फिर उसमें चिदम्बरम कह देते हैं कि देखो भाई, पब्लिक सेक्टर बैंक का अगर पैसा डूबा है तो उसमें आप सरकार से क्यों पूछ रहे हो, आप बैंक से जाकर के पूछिए। हाँ भाई, अब बैंक मैनेजर तो क्या चपरासी पर ही ब्लेम लगा दो। अब पब्लिक सेक्टर बैंक डूबेगा तो हम सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे ये। तो वो कहते हैं, तो उसमें साफ साफ कह देते हैं हमसे क्यों पूछ रहे हो भाई, बैंक से जाके पूछो, हम क्या कर सकते हैं। तो ये तो जरा सर मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेना नहीं चाहते, इसमें बोलना क्या है। हाल ही में एक अडानी वाला विषय आया था और उसमें भी एसबीआई के एक्सपोजर को लेके जो लेस देन 1% था उनके पोर्टफोलियो का, उस पर बहुत बवाल हुआ था। जो एसबीआई का एक्सपोजर था, इनफैक्ट सारे पब्लिक सेक्टर बैंकों का जो एक्सपोजर था आई थिंक 0.7% था, जो कि 1% तो है ही नहीं, काफी कम है 1%। सेकेंड इज जो मैंने अभी बात कही, तुम तो 2,07,000 करोड़ के नुकसान पे चला रहे थे, 11 बैंकों को प्रोटेक्ट प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में डालना पड़ गया था। अभी 1,70,000 करोड़ का फायदा हो रहा है और तुम बोलते हो पब्लिक सेक्टर बैंक डुबा दिए। और इसलिए मैं ये फोटो भी आपसे कहूंगा कि इस फोटो को आप फ्रेम कर दीजिए, क्योंकि इस फोटो में सब बड़े बड़े लोग खड़े हैं सेव एसबीआई का बैनर लेकर के। तो सबसे पहले मैं बता दूं, विगत फाइनेंशियल ईयर में एसबीआई को क्या नुकसान हुआ है, नहीं, एसबीआई का प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है 59%। 59% ईयर ऑन ईयर, ये कोई छोटी बात नहीं, और एसबीआई कोई छोटा मोटा बैंक नहीं है, बहुत बड़ा बैंक है। 59% उसका प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है। आप बोलते हो सेव एसबीआई, किससे बचाए। तो इसीलिए मैं चाहूंगा ये फोटो को तो आप फ्रेम ही कर लीजिए। फोटो में कौन कौन है मैं उनका ऑनर रोल भी पढ़ देता हूँ। यहाँ मुझे दिखाई दे रही है महुआ मोइत्रा दिख रही है टीएमसी की, हमारे जीनियस साहब पी चिदम्बरम दिख रहे हैं, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे दिख रहे हैं, संजय राउत तो खैर तो उनको माफ कर दीजिए, वो दिख रहे हैं, अधीर रंजन चौधरी भी दिख रहे हैं, पीछे बेचारे महात्मा गांधी की स्टैचू है, मुझे तो उनके लिए बुरा लग रहा है, वो इसीलिए उन्होंने आंखें बंद कर लिए शायद दुखी होकर के, ये लोग क्या कह रहे हैं। तो ये फोटो देखनी चाहिए सबको। और उसके साथ में ये फोटो भी चाहूंगा कि आप दिखाएं, जिसमें महुआ मोइत्रा और पी चिदम्बरम वो खड़े हैं, और पैन उनके हाथ में प्लेकार्ड है, महुआ मोइत्रा के हाथ में प्लेकार्ड है जिसपे लिखा है सेव एलआईसी। तो मैं ये भी बता दूं कि लास्ट क्वार्टर में एलआईसी का प्रॉफिट ग्रोथ कितना हुआ है भाई,
LIC डूब गई है क्या? नहीं, उसको 447% का प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है। तो मजाक तो उड़ाना ही चाहिए ना ऐसे लोगों का। 447% प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है और आप बोलते हो सेव LIC। और यूपीए के काल में आप कैसे छोड़ के गए थे बैंकों को? 2 लाख करोड़ के घाट बही खाते खोले तो पता चला 2 लाख करोड़ का घाटा हुआ है और 11 बैंकों को मतलब आईसीयू में डालना पड़ गया। अगर पीसीए को सरल आदमी की भाषा में समझाएं तो इसको आईसीयू कहना चाहिए। तो 11 बैंकों को आप आईसीयू में छोड़ के गए, 2,07,000 करोड़ का नुकसान करा के आज आप बोलते हो सेव एसबीआई। किससे सेव करे? दो स्टेटमेंट है, एक चिदम्बरम का है, एक रघुराम राजन का है, वही बैंकिंग सिस्टम के फेलियर के ऊपर। रघुराम राजन ने एक्सेप्ट किया कि एनपीएस जितने दिए गए थे वो जो है यूपीए के कार्यकाल में दिए गए थे और उन्होंने ही लाया, उन्होंने ही डिग इन किया, उन्होंने ही करेक्टिव मेजर्स लिए और ये हुआ। और उन्होंने भी ये बोला है, रघुराम राजन का ही स्टेटमेंट है कि इसके लिए जो है मतलब गवर्नमेंट को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए, गो एंड आस्क बैंक। चिदम्बरम का भी सिमिलर स्टेटमेंट है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि पॉलिसी मेकर्स या जो बात वो कर रहे हैं कि इन्फ्लुएंशियल प्रोमोटर्स जो हैं उनको जो है लोन लगातार, जिन्होंने डिफ़ॉल्ट किया है उनको भी बार बार लोन दिया जा रहा था, तो इस दोनों स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं कि मतलब जो आप पहले भी बोल रहे थे, मैं थोड़ा सा इलेबोरेट और कहूँगा कि आप करें कि चपरासी को जो है पकड़ा जा रहा है, जो पॉलिसी बना रहा है उसको क्रेडिट नहीं दिया जा रहा है इसका। हाँ, तो ये तो आई वुड से ये तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है और ये बात कोई भी समझ सकता है। ये तो उस तरह का है कि ना कोई भी एक्सीडेंट होता है तो हमेशा ड्राइवर की ही गलती होती है। आज तक तो हमेशा ड्राइवर ही गाड़ी चढ़ा देता है, ड्राइवर ही सब कुछ गड़बड़ करता है। तो ये तो उस तरह से है। और इनफैक्ट सबसे ज्यादा मैं ये कहना चाहूंगा, आप दिसंबर 2013 में पी चिदम्बरम कहते हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंक डूब जाता है तो उसमें सरकार क्या कर सकती है, आप बैंक से पूछिए। लेकिन वही 2020 में आप जाकर के उसी पी चिदम्बरम का स्टेटमेंट देखिए कि जब येस बैंक डूब गया, जो कि एक प्राइवेट बैंक है भाई, वो पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं है, तो फिर उसी चिदम्बरम ने कहा कि ये तो मोदी जी की वजह से डूब गया। तो आप खुद सोचिए, अगर सरकारी बैंक डूबता है तो उसमें सरकार की कोई जवाबदेही नहीं, लेकिन अगर प्राइवेट बैंक डूब जाता है, मोदी जी उस समय प्रधानमंत्री, तो मोदी जी की गलती है। तो ये तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, राइट? ये तो कोई भी समझ जाए कि और रघुराम राजन उनकी भी पॉलिटिक्स कैसी है वो भी समझ सकते हैं। वो बचाव कर रहे हैं बेसिकली मनमोहन सरकार का और यूपीए का। तो वो कह रहे हैं कि बैंकों ने ठीक से चेक नहीं किया। अरे बैंक क्यों नहीं? अरे तो जो पॉलिसी मेकर है उसी से ना सवाल पूछेंगे। आ, अब आपने बोला कि ये जो है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट है मोदी सरकार का, जो इन्होंने रिवाइव किया। और केवल रिवाइव नहीं किया, रिवाइव तो ये कहना है ठीक है लॉस जितना हो रहा था उसको हमने पाट दिया, बट एक ही वर्ष में इतना ज़्यादा मतलब 1 लाख करोड़ से अधिक का आप प्रॉफिट लेकर के आए और जो ट्रेजेक्ट्री दिख रही है वो अच्छी दिख रही है। और ये सब तब हुआ है जब कोविड के कारण सारा मतलब मैन्युफैक्चरिंग ठप था, मूवमेंट ठप था, मार्केट में लिक्विडिटी नहीं थी, लोग खर्च नहीं कर रहे थे। और इसी का एक पैरेलल आप देखिए 2008 की जो फाइनेंशियल क्राइसिस आती है, जिसका हमें मुझे लगता है कि मतलब गलत प्रभाव जो है 2016 तक झेलना पड़ा था, जब उन्होंने पैसे बोला कि लोगों के हाथ में हम देते रहो, मनमोहन सिंह की जो नीति थी। तो इन दोनों नीतियों पे थोड़ा सा कि एक हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड ब्रैड जो इकोनॉमिस्ट है, फाइनेंस मिनिस्टर रहे, फाइनेंस एडवाइजर रहे, मैं मनमोहन सिंह के बारे में आपसे थोड़ा और जानना चाहूँगा। एक ट्वीट आपने डाला था, इंदिरा गांधी के भी वही इकोनॉमिक एडवाइजर थे 74 में, जब 29% जो है इन्फ्लेशन चल रहा था और 1% ग्रोथ। उनका थोड़ा सा समझाइए मुझे कि ये जो ब्लू टर्बन और ये सब करके ऑक्सफोर्ड पर क्या है, उन्होंने कैसे पूरी भारतीय व्यवस्था अर्थव्यवस्था की जो है बैंड बजा रखी थी, थोड़ा उस पर बताइए और फिर मैं मोदी जी पे आऊँगा। तो देखिए, मनमोहन सिंह जी के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले तो इस पर तो किताब होनी चाहिए। इनफैक्ट एक मतलब इस पर तो मनमोहन फाइल्स होनी चाहिए अलग से, जो कि समझाएं कि उन्होंने क्या क्या गलत किया। बट अगर मैं सिर्फ यूपीए के ही पीरियड में रहूं और 2008-9 का आपने जिक्र किया उसी पे फोकस करूं, तो बेसिकली ना यहाँ पर दो तरह के अलग अलग विजन है जो, और उनका डिफरेंस बहुत साफ साफ दिखता है। देखिए 2008-9 में एक क्राइसिस है, तो उस समय मनमोहन सिंह ने जो किया वही वो वेस्टर्न अप्रोच है कि खूब सारा पैसा अचानक से छाप दो, तो उससे क्या होता है, उससे भयंकर इन्फ्लेशन हो जाता है। और आप जाकर के देख सकते हो, क्योंकि पैसा आप बढ़ा देंगे और गुड्स तो मतलब सामान तो वही रहेगा ना, और अगर पैसा बहुत सारा हो जाएगा तो ऑब्वियसली कीमतें बढ़ जाएंगी, इसमें वो इसी को इन्फ्लेशन कहते हैं। तो यूपीए के काल में, यूपीए के सेकंड, यूपीए 2 में आप देखोगे कि इन्फ्लेशन की जो दर रही, महंगाई दर 10% पहुंच गई।
क्योंकि मनमोहन सिंह ने वही क्लासिकल अप्रोच लिया, जो कि और ये एक तरह से आप कह सकती हैं एक वेस्टर्न अप्रोच है कि आप खूब सारा पैसा छाप दीजिए और इन्फ्लेशन होने दीजिए, कुछ नहीं फर्क पड़ता, आगे का जो आगे होगा वो देख लेंगे। तो इनफैक्ट और उस लेकिन उससे बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ। अगर आप देखेंगे तो 2008-9 में क्राइसिस हुई, उस साल इंडिया की जीडीपी की दर कुछ 3% ऐसी कुछ थी। लेकिन इतना सारा पैसा जब लिक्विडिटी खूब सारी आ जाती है मार्केट में, तो अचानक से एक उछाल आ जाता है। तो 2010 का जो साल था उसमें एक्चुअली अचानक भारत की अर्थव्यवस्था ने 10% ग्रोथ दिखाया। बट तो आपको लग सकता है ये तो बड़ा अच्छा हुआ, लेकिन ये बहुत ही शॉर्ट टर्म दवाई है, क्योंकि अब 2010 में 10% ग्रोथ हुई और 2011 से चीजें एकदम धड़ाम से गिरने लग गई। और जब पैंडेमिक आया तो रघुराम राजन ने एग्जैक्टली यही प्रेस्क्रिप्शन फिर से भारत को दिया। लेकिन भारत ने इस बार इस चीज को फॉलो नहीं किया। उन्होंने कहा कि विदेशों में बड़े बड़े स्टिमुलस पैकेज दिए जा रहे हैं, तो विदेशों में बड़े बड़े स्टिमुलस पैकेज दिए गए, लेकिन वहां क्या हुआ? वहां अचानक से जीडीपी बढ़ी। लेकिन अब क्या हो रहा है, पूरी दुनिया में रिसेशन आ रहा है, जर्मनी में रिसेशन आ रहा है, यूएस में पिछले साल 2 सक्सेसिव क्वार्टर हो गए, तो वो तो टेक्निकल डेफिनेशन है रिसेशन का, तो ये भी एक स्कैम है कि अर्थशास्त्रियों ने बाइडेन को बचाने के लिए रिसेशन की जो परिभाषा है उसको बदल दिया। बट पिछले साल यूएस में रिसेशन आया, इस साल जर्मनी में आया है। तो लेकिन उसके पिछले साल इनकी तो ग्रोथ बहुत अच्छी थी, क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत सारा पैसा छाप दिया और जिस तरह से 2010 में अचानक से 10% हो गया। लेकिन होता क्या है ना, वो जो दवाई है वो एक बहुत शॉर्ट टर्म जंप देती है और उसके बाद सब चीजें धड़ाम हो जाती है और बहुत इन्फ्लेशन आ जाता है। यूएस में पिछले साल इन्फ्लेशन 40 ईयर हाई पे पहुंच गया, 9% से ऊपर। यूएस जैसे देश में, एक डेवलप्ड कंट्री में 9% इन्फ्लेशन इज अनथिंकेबल। वहां 1.5 से 2% का इन्फ्लेशन होता है। यूपीए 2 के काल में यूएस में इन्फ्लेशन 1.5 से 2% था, हमारा इन्फ्लेशन 10% था। अभी अमेरिका का इन्फ्लेशन 9% है और हमारा इन्फ्लेशन 4, मतलब पिछले साल था और हमारा 6-7% था। अभी यूएस का इन्फ्लेशन अभी 4.7 पे है और हमारा 4.2 पे। तो एक डेवलपिंग कंट्री के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है, ये एक्चुअली बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते। और यूएस तो सबसे बड़ी इकोनॉमी, आप यूके को देख लेंगे, वो तो उससे छोटी सुपर पावर तो नहीं है, उसकी इन्फ्लेशन 11-12% पे पहुंच गई। लेकिन इस सरकार ने इन्फ्लेशन को वहां पहुंचने नहीं दिया। और देखिए, और नतीजा देखिए, इन्फ्लेशन कम रही और जीडीपी ग्रोथ ज्यादा, क्योंकि वो तो रिसेशन में चले गए, हम तो रिसेशन में नहीं गए। हमारा 7.2% जीडीपी ग्रोथ रहा इस साल और पिछले साल था 9.1। तो आप देखिए, दोनों साल स्ट्रॉन्ग जीडीपी ग्रोथ भी लेकर आए और इन्फ्लेशन भी कम रहा। और वेस्टर्न कंट्रीज में क्या हुआ? वेस्टर्न कंट्रीज में जीडीपी ग्रोथ कम हो गई और इन्फ्लेशन बढ़ गई, वो रिसेशन में चला गया इन्फ्लेशन के साथ। तो उसकी जीडीपी कम, इन्फ्लेशन ज्यादा, हमारी जीडीपी ज्यादा, इन्फ्लेशन कम, तो कौन जीता? अगर रघुराम राजन ने यही तरीका बोला था कि नहीं नहीं, वो हार्वर्ड वाले जो कर रहे हैं वही सही है, तो वो करके देख लिया उन्होंने, 40 ईयर हाई पर पहुंच गया इन्फ्लेशन और रिसेशन आ गया ऊपर से। हम्म। तो कहीं ना कहीं हम ये जितनी बातें आपने बताई और जितने भी, चाहे चिदम्बरम हो, रघुराम राजन हो या मनमोहन सिंह हो, ये सब जो है विदेशों में पढ़े हैं और यहाँ अभी जो हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं वो हिस्ट्री से ऑनर्स हैं और बहुत उनको जो है मॉक भी किया गया था इस बारे में। तो ये जो है कि अपनी ही ज़मीन से जो डिस्कनेक्टेड लोग हैं कि भारत में अर्थव्यवस्था वाकई चलती कैसे है, तो क्या आपको ये डिस्कनेक्ट इन लोगों में दिखता है कि बाहर में इन्होंने जो पढ़ा वो यहाँ पे लाके, और दोनों की जगह की स्पेंडिंग बिहेवियर भी अलग है, दोनों जगह की कॉस्ट ऑफ लिविंग अलग है, दोनों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अलग है, और आप वहाँ वाला मॉडल लाके यहाँ पे थोपना चाहते हैं, जबकि हिस्टोरिकली ऐसा कुछ है नहीं कि उन्होंने जो अप्रोच अपनाया वो सही कभी हुआ हो। क्या ऐसा है कोई प्रेसिडेंट की इस तरह का, जब महामारी या इस तरह कुछ आता है और पैसे आप बहुत छाप देते हैं तो उससे कुछ अच्छा होता है लॉन्ग टर्म में? देखिए, महामारी का तो मतलब पैरेलल तो कोई खास है नहीं। आप 1918 में आपको जाके देखना पड़ेगा, ऐसा पैंडेमिक पहले जब आया था, 100 साल से भी ज्यादा हो गए। लेकिन एक बात आपने कहा, कही शक्तिकांत दास की और उनके हिस्ट्री की, तो इसमें इस बात का जो बहुत मजाक उड़ाया गया, इसमें भी सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि हमारी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स झलकती है। क्योंकि जब चारों तरफ मजाक उड़ने लगा कि वो हिस्ट्री में है, उन्होंने इकोनॉमिक्स की डिग्री है नहीं, तो मैंने सोचा कि अच्छा एक चीज चेक करते हैं, अमेरिका में भी तो होते होंगे ना रिजर्व बैंक के गवर्नर, क्या उन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी है? तो मैंने गूगल किया, पता किया, तो पता चला कि अमेरिका में जो रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं, उन्होंने भी इकोनॉमिक्स की डिग्री नहीं ली हुई है। आई एम लाइक, अच्छा, चलो यूके का चेक करते हैं, क्या उनके गवर्नर ने इकोनॉमिक्स की डिग्री ली है? तो पता चला उन्होंने भी इकोनॉमिक्स की डिग्री नहीं ली है।
तो आप सोचिए इंडिया में ऐसा डिस्कोर्स चल रहा है कि बिना इकोनॉमिक्स के, यूएस में, यूके में। मैंने सोचा नहीं नहीं, तो फिर एक और चेक कर लेते हैं, फ्रांस में जो रिजर्व बैंक का गवर्नर है, क्या उसके पास इकोनॉमिक्स की डिग्री है? तो पता चला उसके पास भी नहीं है इकोनॉमिक्स की डिग्री। तो आप सोचिए, यूएस में, यूके में, फ्रांस में, और सबसे आप हंसोगे सुन करके, फ्रांस में जो आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक के जो गवर्नर है, आपको पता है उसको उनके पास किस सब्जेक्ट में डिग्री है? हिस्ट्री में। अच्छा। तो आप समझ लीजिए कि कितनी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हमारे अंदर भर चुकी है। कुछ चेक नहीं करते लोग, कुछ चेक नहीं करते। अरे चिल्लाने से पहले चेक तो करो, मतलब पूरी दुनिया में। अरे तो इससे तो मैं इस बात से चौंक गया कि ऐसा लग रहा है कि दुनिया में रिजर्व बैंक के जो गवर्नर है उनके पास कभी इकोनॉमिक्स की डिग्री होती ही नहीं है। लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये रूल है और वो एक्सेप्शन है। तो और इस बात का हमारे देश में मजाक, तो आप समझ सकते हैं कितना फेक नैरेटिव चलता है हमारे देश में। आ, इस पे चर्चा क्यों नहीं हुई, मुझे ये जानना है, क्योंकि ये बहुत बड़ी स्टोरी है कि एक वर्ष में इस तरह का टर्न अराउंड होता है और उस पर चर्चा नहीं थी। क्या भाजपा का या इंडियन गवर्नमेंट का ये आप फेलियर इन कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी मानते हैं या कुछ और है? क्यों ये बात मतलब आई नहीं हम ये लोगों तो के? बहुत, ये एग्जैक्टली ये जो बैंक एनपीएस को, जो बैंक को जो टर्न अराउंड किया गया, ये ना बता पाना, पब्लिक को ना बता पाना, ये बहुत ही बड़ा फेलियर रहा है। हाँ, इसमें कुछ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स है। देखिए, सबसे पहले तो आपको एक चीज समझनी है, पहले जो 4-5 साल है, जैसे मैंने बताया ना कि जब बही खाते फिर भी खुल रहे थे, उस समय सरकार के लिए खुलकर कहना मुश्किल था कि पब्लिक सेक्टर बैंक की हालत बहुत खराब है। क्योंकि आप समझ सकते हैं इंसान की साइकोलॉजी है। मान लीजिए 14 में मोदी जी आ गए और उन्होंने पहले भाषण में कह दिया, मित्रों 11 बैंक तो डूबने वाले हैं। तो मनमोहन सिंह वो तो अपना लेकर चले गए ना, वो तो रिटायर होकर चलेगा, तो पिक्चर से बाहर है। तो जो ठीक रहा है वो तो मोदी जी के ही सिर फूटेगा। सारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकालने के लिए, मैं भी भाग जाता बैंक में, मुझे पता चलता तो मैं भी अपने रुपए निकालने बैंक में चला जाता, तो हर तरफ भगदड़ मच जाती, फॉरेन इन्वेस्टर अपना पैसा निकाल लेते, तो पूरा देश वहीं पे वहीं डूब जाता। लेकिन जब 5-6 साल हो गए, जब बैंकों में टर्न अराउंड हो गया, जैसे मैंने बताया कि अभी अभी 1,04,000 करोड़ पे हुआ है, तो अब तो बताना चाहिए ना। लेकिन अब हो क्या गया, 9 साल गुजर गए, बात बहुत पुरानी हो गई है, इसको ठीक से पहले उस समय एक्सप्लेन नहीं किया गया। और अभी तो आप देख ही रहे हैं, जो चारों तरफ सोशल मीडिया हो या कहीं भी और हो, भाजपा की कम्युनिकेशन मशीनरी कितनी बुरी तरह फेल हो रही है, एकदम निरीह नजर आ रही है। तो फिर अब उलट के, और यहाँ पर एक चीज मैं साफ करना चाहूंगा, आज जाकर के आप सोशल मीडिया पे कभी भी बैंक में लोन कुछ बारे में कोई भी पोस्ट डाले, तो एक झूठ है जो बहुत दूर तक फैल चुका है, तो फौरन एक ट्रोल्स की फौज आ जाएगी और कहेगी कि अरे ये जो प्रॉफिट हो रहा है ये तो सब राइट ऑफ कर दिया इसलिए प्रॉफिट हो रहा है। तो अब ये है कि ये पूरी तरह गलत है। तो सबसे पहले मैं ट्रोल से कहना चाहूंगा कि अगर आपको लग रहा है कि आप सही हो, तो आप जाकर के अपने आका रघुराम राजन से पूछे ना कि भैया राइट ऑफ करने से प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। देखिए, राइट ऑफ जो है वो कर्ज माफी नहीं होती। राइट ऑफ का मतलब है कि मेरा जो पैसा पहले से डूब चुका है, मैं मान रहा हूं कि वो पैसा डूब चुका है। तो इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए आप डेंटिस्ट, मतलब यूपीए का काल कैसा रहा, आपने कहा कि भाई मेरा मेरा कोई दांत सड़ा हुआ नहीं, नहीं नहीं, सब ठीक है, सब चल रहा है ठीक। फिर एनडीए के काल में आया, फिर मोदी जी ने कहा अच्छा ठीक है, सब ठीक है, तो चलो डेंटिस्ट के पास चलते हैं। तो डेंटिस्ट ने मुंह खोला और बोला कि नहीं, आपके तो 10 दांत सड़ चुके हैं, अब निकालने पड़ेंगे ये 10 दांत। तो आप उलट करके बोलते हैं, देखो यूपीए के काल में तो मेरे पास 32 दांत थे, आपने तो मेरे 10 दांत राइट ऑफ कर दिए। नहीं, वो दांत आपका पहले से ही सड़ चुका, ये बस पता चल रहा है, खुल के आ रहा है, तो ये प्रॉफिट नहीं होता, ये लॉस होता है। राइट ऑफ जो होता है उससे लॉस होता है, ना कि प्रॉफिट होता है। ये बात हर किसी को पता होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ये जो झूठ है ये चारों तरफ फैल चुका है कि मोदी जी ने इतने पैसे राइट ऑफ कर दिया। अरे हाँ, वो पैसा पहले से डूब चुका था, इसीलिए उसको राइट ऑफ करके बैलेंस शीट से हटाना पड़ा। वो बैलेंस शीट में वो पैसा, जो पैसा डूब चुका था, उसको अपनी संपत्ति बताकर बैंक अपने बैलेंस शीट में रखे हुए था, इसीलिए वो नकली प्रॉफिट नजर आ रहा था। ये हुआ है। तो इसको ना कर्ज माफी कही जा सकती है, ना इसको कोई चीटिंग कही जाती है, यही सही काम है, यही करना पड़ता है। तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो सबको पता होनी चाहिए। लेकिन वही भाजपा इसमें कंप्लीट मुझे लगता है कि फेलियर रही है। क्या मतलब, मुझे थोड़ा समझना है कि क्या वो समझते हैं कि आम आदमी को इस पे हम समझा नहीं पाएंगे, क्या है? क्योंकि आर्थिक स्थिति को लेकर के लगातार अटैक्स होते रहते हैं भाजपा पे, और इस तरह का अचीवमेंट वो जो है कंप्लीटली मतलब खो जाता है। इसको आप मतलब कैसे देखते हैं? तो ये तो ऑब्वियसली एक कम्युनिकेशन फेलियर है। अब इसके पीछे तो आप भाजपा के आईटी सेल या मीडिया डिपार्टमेंट से ही पूछिए कि ऐसा क्यों हुआ है। हाँ, लेकिन लेकिन जो आई वुड से कि
बहुत साल पावर में रहने के बाद एक शिथिलता भी आ जाती है, एक आक्रामकता की एक कमी भी आ जाती है। यहाँ तक कि आप अगर सिर्फ आप कर्नाटक को ही देख लें, कर्नाटक में अभी 4 दिन नहीं हुए हैं भाजपा को ऑपोजिशन में गए हुए। आप उनके सोशल मीडिया को अभी से देख सकते हैं कि उसमें एक आक्रामकता आ गई है। वो विपक्ष में आदमी होता है ना, तो उसके अंदर एक वो ए एक आक्रमण करने का एक मिजाज होता है उसके अंदर, जो कि 9 साल पावर में रहने के बाद, पहले तो मैंने आपको बताया कि शुरू में आप कहते थे कि बैंक फेल होने वाले तो बहुत बुरा हाल होता। तो 8-9 साल इस बात पर बैठे रहने के बाद आई डोंट थिंक उनको शायद आइडियाज़ नहीं मिले कि इसको कैसे मार्केट करना है, कैसे समझाना है और हाँ, आप जैसे देख रहे हैं कि इसको समझाना थोड़ा मुश्किल है, राइट? ये 2 लाख करोड़ से के घाटे से कैसे 1,70,000 के मुनाफे में लाए गए, इसको एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम लगता है ना? ये 2 मिनट में मैं आपको समझा नहीं सकता। तो वो भी है, वो भी एक प्रॉब्लम तो है। एक मैं जब देखता हूँ मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी के पिछले 9 वर्षों के कार्यकाल को, तो मुझे जो उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि लगती है आज के कॉन्टेक्स्ट में, वो मुझे लगती है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेके कि हर व्यक्ति के पास अपना एक बैंक खाता है। इसे आप कैसे देखते हैं कि ये इसका इम्पैक्ट क्या-क्या है और किस तरह से हमने ये इम्पैक्ट आज के भी समय में, चाहे यूपीआई से जोड़ दिया गया, जनधन खाते के माध्यम से डीबीटी हो रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो यही जो आप कह रहे थे फाइनेंशियल इंक्लूजन कि हर आदमी को सबसे पहले सिस्टम में लाना पड़ेगा। क्योंकि जब वो सिस्टम में घुस पाएगा, तभी वो अपनी इक्विटी बन जैसे कि अगर मान लीजिए कोई आदमी सड़क पे रह रहा है, उसके पास अपना घर नहीं है। अगर उसके पास घर है, तो वो उसका एक एसेट है। उसको वो यूज़ करके कल उस एसेट के नाम पे वो लोन ले सकता है। वो कुछ कर सकता है। अगर आप सड़क पे हैं और सिर्फ कैश में कमा रहे हैं, खा रहे हैं, तो इसका मतलब आप कोई एसेट नहीं बना पा रहे, राइट? और आप सिस्टम का हिस्सा ही नहीं है, आपको ना और जब तक बेसिकली कोई भी चीज़ बनाने के लिए मॉडर्न अर्थव्यवस्था जो है वो लोन पर ही चलती है। सबसे पहले वो आपको लोन लेने की लेकिन अगर आपका कोई एसेट नहीं है, आपका कोई बैंक खाता नहीं, तो मतलब आप सिस्टम में है ही नहीं। आप एक मतलब जैसे पुराने ज़माने के आप किसी और ज़माने में बैठे हैं, आप 100 साल पीछे हैं। तो जब तक आप सिस्टम में नहीं आएँगे, तब तक आपकी गिनती भी नहीं होगी और एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि जीएसटी के भी आने के बाद से आपको हर महीने सबसे पहले तो आपको डेटा मिल रहा है। कि इकोनॉमी कैसा कर रही है, आपको हर महीने की 1 तारीख को आपको एक बहुत अच्छा और हाई क्वालिटी डेटा आपको मिलता है। आपको पता कैसे चलेगा? अगर आप यूएस को देखें तो वहाँ चारों तरफ डेटा मिलता रहता है। हर हफ्ते कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इतना बढ़ा, रिटेल सेल इतना बढ़ा, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी हुई, इतने वेलफेयर क्लेम्स हुए, हर चीज़ का। और इन चीज़ों को सेंट्रलाइज़ करने की वजह से आधार से जोड़ने के लिए जनधन, आधार, मोबाइल ये सब करने की वजह से ये सब सिस्टम में आया और हमें सबसे ज़्यादा हाई क्वालिटी डेटा मिला। और एक और चीज़ मैं लोगों को बताना चाहूँगा ये आधार वगैरह से जोड़ने की वजह से जो नकली बेनिफिशियरीज़ हैं, जो कि हर लेवल तक घुस चुके थे, उनको सिस्टम से हटाया गया है और इससे हर साल केंद्र सरकार को, सिर्फ केंद्र सरकार को 50,000 करोड़ रुपए की सेविंग्स होती है इससे। और ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है, सिर्फ सेंटर को, स्टेट्स को भी आप जोड़ लें, तो कितना पैसा सरकार का बच रहा है 50,000 और यही जो सेविंग्स हुई, इन्हीं सेविंग्स की वजह से हमारा जो फिस्कल डेफिसिट टारगेट था कोविड के बाद थोड़ा-सा ऊपर करना पड़ा, थोड़ी-सी ज़्यादा बोरोइंग करनी पड़ी। तो इसको 6.2% उन्होंने टारगेट सेट किया था बजट में। तो पहले बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने कहा था कि शायद 6.2 नहीं मीट कर पाएँगे, कि थोड़ा और करना पड़ेगा, बट ऐसा हुआ नहीं। तो ये बहुत गुड न्यूज़ रहा कि 6.2 मीट हो गया और इसके 2 कारण रहे। एक रहा कि ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की वजह से 50,000 करोड़ की बचत हुई। दूसरा है कि डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो था, जो एंटीसिपेट जो सरकार ने किया था, जो सरकार ने एक प्रोजेक्शन किया था, उससे ज़्यादा हुआ। जीएसटी कलेक्शन भी उससे ज़्यादा हुआ, तो कुछ चीज़ें बेटर रही, थोड़ा-सा लक भी ऑब्वियसली अच्छा रहा। तो ये सब चीज़ें हुई जिससे फिस्कल डेफिसिट हमारा थोड़ा सही रहा और अगले साल का टारगेट है 5.9% क्योंकि उसको हम और नीचे लाना चाहते हैं। ऑब्वियसली फिस्कल डेफिसिट जितना कम करेंगे, उतना ही सही है। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं और सब कोई फाइनेंशियल सिस्टम में जुड़ गया है, तो इससे हाई क्वालिटी डेटा भी है, आपकी इंक्लूजन भी है, सब एवरीबॉडी इज़ इन द सिस्टम तो मॉडर्न इकोनॉमी तो ऐसे ही चलती है ना। हुँ, हुँ, हुँ। अभिषेक जी, आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं और अपने दर्शकों को यह भी बताना चाहता हूं कि ये वीडियो अभी समाप्त नहीं हुआ है, थोड़ा-सा मैं और एक्सप्लेन करूंगा आगे। अभिषेक जी ने जो बताया है उसको और भी सरल भाषा में मैं बताना चाहूँगा, ताकि आप लोग जो है और लोगों के साथ इसे शेयर करें तो उन्हें भी समझ में आए कि इस तरह की नॉलेज जो है, इस तरह का ज्ञान या इस तरह की समझ आप में होनी चाहिए कि आप पे जब अटैक किया जाए या आपकी अर्थव्यवस्था पे जब अटैक करता है तो उसको कैसे हमें डेटा और फैक्ट्स के साथ जो है डिफेंड करना होता है। अभिषेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और
तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से अब चाहे भाजपा की समस्या हो, उनकी आईटी सेल की समस्या हो, कि इतना बड़ा समाचार जिसको इनको भुनाना चाहिए, जिसको इनको हर जगह पे बोलना चाहिए, वो जो है कहीं बोला नहीं जा रहा है। क्यों नहीं बोला जा रहा है भगवान जाने, हमें नहीं पता। लेकिन मेरी और आपकी ये हमारा ये जो है एक सामूहिक उत्तरदायित्व तो है कि इस तरह की चीज़ों पर, चाहे राइट ऑफ क्या होता है, एनपीए क्या था, 2.5 लाख करोड़ से अधिक के लॉस में बैंक्स चल रहे थे, उसको कैसे रिकवर किया गया, उसके साथ ही फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए सरकार ने क्या क्या किया है, किस तरह से लीकेज जो है उसको स्टॉप किया है, ये सारी चीज़ें हम सब कहीं ना कहीं पढ़ते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं, इस पर चर्चा नहीं करते। इस पर जब तक आप चर्चा नहीं करेंगे, आप ट्विटर पे नहीं लिखेंगे, आप अपने कमेंट्स पे नहीं लिखेंगे, आप व्हाट्सएप में इस पे जब भी इस तरह की बातें आपके मित्रों के साथ होती है नहीं बताएंगे, तो भले ही डेटा कुछ और कह रहा हो कि हम पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे हैं, लोगों को, वो लोग, विपक्ष के लोग इस तरह से प्रभावित करने में जो है सफल हो जाएंगे कि नहीं, मोदी ने भारत की अर्थव्यवस्था जो है डुबा दिया। आप लोग जुड़े, इतने देर तक बने रहे, इसके लिए आप सबका आभार। अभिषेक जी का एक बार पुनः मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने अपना समय दिया और इस विषय को, जिसको वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स माना जाता है कि लोग, आर्थिक समझ लोगों की उतनी नहीं होती है, तो बहुत ही सरलता से उन्होंने हमें समझाया। उसके लिए आभार, जुड़ने के लिए आभार, नमस्कार।